हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। चलिए भाई, देखिए पिछले टर्न पे संस्कृत के टॉपिक में हमने आपको प्रत्याहार क्लियर किया था और हमने उसमें आपको बताया था कि प्रत्याहारों का जो मुख्य प्रयोग होता है वो संधि के निर्माण के लिए किया जाता है। तो आज हम उन्हीं प्रत्याहारों से जोड़ करके आज आपको हम संधि के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए भाई, इतना तो सबको पता है कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि पढ़ाने से पहले हमने सबसे पहले संधि का ही संधि विच्छेद किया है। तो क्या लिखा हुआ है? सम प्लस धी। ठीक है भाई। तो अब हम स्वर संधि की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो यहाँ परिभाषा हमने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे स्वर संधि की, कि जहाँ पर स्वर से स्वर का मेल होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ, यानी पहला पद आपका जहाँ पे समाप्त हो रहा है वो वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरा पद आपका जहाँ से प्रारंभ हो रहा है वो वर्ण भी स्वर होना चाहिए। यानी जहाँ पर स्वर से स्वर का मेल होगा वहाँ पर स्वर संधि आपकी मानी जाएगी। और संस्कृत में स्वर संधियों की संख्या 8 मानी गई है। तो ये 8 जो स्वर संधियां हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी? पहली है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो ये 8 स्वर संधियां आपकी संस्कृत में मानी गई हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले इस बात पर डिस्कस करेंगे बेटा कि स्वर हमको पता कैसे चलता है। तो स्वर और व्यंजन को हम एक बार वर्ण विच्छेद करके वर्णों को या शब्दों को पृथक करके देख लेते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने वर्ण विच्छेद किया है विद्यालय का। तो विद्यालय का आपको जब वर्ण विच्छेद करना है तो आपको क्रमशः स्वर और व्यंजन के आधार पर पृथक करना है। ये सबको आना चाहिए। ठीक है भाई। तो जब हम विद्यालय का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमें पहला वर्ण कौन सा मिल रहा है? छोटी ई की वा। हमेशा व्यंजन पर स्वर लगाया जाता है। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमें हमेशा पढ़ाया जाता है का प्लस छोटा का प्लस बड़ा, का पे छोटी ई की मात्रा तो की और का पे बड़ी ई की मात्रा तो की। यानी तो सबसे पहला जो वर्ण होता है वो हमारा क्या होता है? व्यंजन। तो यहाँ विद्यालय में पहले क्या है हमारा? वा है। और वा व्यंजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हलंत की सहायता से। जब किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा होगा इसका मतलब उस वर्ण में कोई भी स्वर नहीं है। और जब हम मिड में उसका प्रयोग करते हैं, किसी भी शब्द के बीच में हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसको हमेशा आधे अक्षर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहला क्या है हमारा? वा क्या बोलते हैं? व्यंजन है। और उस वा व्यंजन पे कौन सा स्वर लगा है? छोटी ई। हमारा क्या बन गया? वी। फिर यहाँ पे द्या जो है वो आपका संयुक्त अक्षर है जो कि दा और या 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे दोनों पे हलंत लगा हुआ है और फिर इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? बड़ा आ। ठीक है। फिर हमारा क्या है? ला व्यंजन है। ला व्यंजन को हमने हलंत से रिप्रेजेंट किया है। ला पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए इसमें छोटा आ स्वर लगा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए आपका या व्यंजन है। या पे भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए या व्यंजन को हमने हलंत से और प्लस उसमें छोटा आ स्वर लगाया है। तो ये आपका विद्यालय का वर्ण विच्छेद है क्रमशः स्वर और व्यंजन के आधार पर। ठीक है भाई। दूसरा देखिए यहाँ पे हमने नायक का वर्ण विच्छेद किया है। सबको समझ में आ रहा होगा। पहले ना व्यंजन है। व्यंजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हलंत लगा करके। फिर स्वर कौन सा लगा हुआ है? बड़ा। फिर या व्यंजन है, उस पे कौन सा स्वर है? छोटा। फिर अगेन का व्यंजन है और उस पे कौन सा स्वर है? छोटा। फिर यहाँ पे देखिए ये ग्रह नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? गृह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला अक्षर हमारा गा व्यंजन है और इस गा व्यंजन पे कौन सा स्वर लगा हुआ है? री स्वर लगा हुआ है। ठीक है भाई। और उसके बाद हमारा ये हा व्यंजन है और हा व्यंजन पे कौन सा स्वर लगा हुआ है? छोटा आ स्वर लगा हुआ है। ठीक। द लास्ट वन स्वाद लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक आधा अक्षर वाला आपको दिखाया है। तो स्वाद में हमने क्या देखा? आधा सा लगा हुआ है। इसका मतलब हम इसको सा व्यंजन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी सा के नीचे हलंत लगाएंगे और इसके बाद इसमें कोई भी स्वर नहीं आया हुआ है। और दूसरा व्यंजन हमारा कौन सा है? वा। और वा पे हमारा कौन सा स्वर लगा हुआ है? बड़ा आ।
फिर हमारा यहाँ पे दा व्यंजन है और दा व्यंजन पे कौन सा स्वर है, छोटा आ। तो ये हमारा स्वाद का वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद इसलिए क्योंकि जब हम आगे चलेंगे और जब हम आपको अयादि संधि पढ़ाएंगे तो हम आपको वर्ण विच्छेद के माध्यम से बहुत आसान तरीके से उस संधि को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भाई। वैसे भी ये आना चाहिए, एक दो बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि इन शब्दों का क्रमशः वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी स्वर और व्यंजन के आधार पर इनको पृथक करना है आपको। ठीक है भाई। देखिए अब संधियां हमारी यहाँ पे 8 हमने आपको बता ही दी है। अब हम लोग पहली संधि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली स्वर संधि हमारी कौन सी है, दीर्घ संधि। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है आपका कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है। सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अकः सवर्णे दीर्घा। उस दिन भी हमने आपको बताया था जब प्रत्याहार पढ़ाया था कि ये प्रत्याहार अगर आपको क्लियर है तो ये जो सूत्र है वो अपने आप में कंप्लीट संधि को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे अकः का मतलब क्या है, अक प्रत्याहार। अगर किसी बच्चे ने रिवाइज किया होगा तो उसे पता होगा कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री और री। तो ये यही अक प्रत्याहार है। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण यानी समान स्वर, और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो ये जो सूत्र है वो हमारा ये कहता है कि अक प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं, जैसे अ, ई, उ, री या री के बाद यदि कोई समान स्वर हो तो उसे दीर्घ स्वर में बदल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रथम पद के अंत में आ हो और दूसरे पद के प्रारंभ में भी आ हो तो आ प्लस आ मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ा आ। अब कंडीशन क्या है, अगर प्रथम पद के अंत में छोटा आ है और दूसरे पद में बड़ा आ है तो छोटा आ प्लस बड़ा आ तब भी बड़ा आ होगा, दोनों पदों में बड़ा आ होगा तब भी बड़ा आ होगा, और एक पद में छोटा आ और एक पद में बड़ा आ होगा तब भी बड़ा आ ही होगा, यानी आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ होगा। फिर ई प्लस ई, बड़ी ई, एक छोटी ई एक बड़ी तो भी बड़ी ई, और दोनों तरफ बड़ी ई होगा तब भी बड़ी ई ही होगा। ठीक है भाई। उ प्लस उ, बड़ा ऊ, एक छोटा ऊ एक बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ होगा, और दोनों बड़ा ऊ होंगे तब भी बड़ा ऊ ही होगा। ठीक है भाई। इसके बाद री प्लस री मिलकर के डबल री हो जाता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे दो छोटे छोटे री लगे होते हैं, तो ये सभी आपके शब्द किस में चले जाते हैं, दीर्घ संधि में, यानी री प्लस री मिलकर के री ही होता है। ठीक है भाई। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये मेरे अपने हिसाब से एक शॉर्ट तरीका है। कुछ आपके इसमें एक्सेप्शनल वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं कि यदि किसी शब्द को पढ़ने पर बीच में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ या री स्वर प्राप्त हो तो ऐसे सभी शब्दों को हम दीर्घ संधि में रखते हैं। यानी मैंने ये एक शॉर्ट नोट अपनी तरफ से बताया है, मे बी कुछ शब्द आपके एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं, उनका भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लेकिन एक तरीका क्या है कि जब हम किसी कंप्लीट शब्द को देखेंगे, अगर जनरली हमें बीच में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ या री स्वर प्राप्त होता है तो ऐसे सभी शब्दों को हम दीर्घ संधि में रख सकते हैं। ठीक है भाई। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स नोट कराए हैं। जैसे लिखा हुआ है सुरासुर, तो यहाँ पे जब हम मिड में जाते हैं तो कौन सा स्वर निकल रहा है, बड़ा, सुरासुर। ठीक है भाई। दूसरा क्या है, देवासुर, यहाँ पे भी बड़ा स्वर निकल रहा है। क्रमागत, मिड में हम गए तो बड़ा है। राजाज्ञा, तो मिड में यहाँ पे भी बड़ा है। वनाग्नि, यहाँ पे भी मिड में बड़ा स्वर है। इधर हम आते हैं लघूर्मि में, कौन सा स्वर है, बड़ाऊ। वधूत्सव में कौन सा स्वर है, बड़ाऊ। गुरुपदेश में भी बड़ाऊ है। हरीश के मिड में बड़ी ई है। कपीश के बीच में बड़ी ई है। रविंद्र के बीच में भी बड़ी ई है। पितृणम में देखिए यहाँ पे दो री लगे हुए हैं। मातृणम में भी यहाँ पे डबल री लगा हुआ है, और श्रीश में भी बड़ी ई है। तो ये जो सारे शब्द हैं हमारे वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। इतना समझ में आ गया सबको। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी शब्द को पढ़ने पर अगर बीच में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ या री स्वर हमें दिखाई दे तो ऐसे सभी शब्दों को हम किस में रखेंगे, दीर्घ संधि में रखेंगे। तो ये तो पहचानने का तरीका हो गया। अब
एक तरीका और सरल कि हम इनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने पहचान तो लिया इस तरह से कि ये हमारी दीर्घ संधि है, अब हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो संधि विच्छेद करने का भी एक सिंपल तरीका क्या है कि संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। संधि का संक्षिप्त अर्थ क्या है, जोड़ना। और यहाँ पे संधि विच्छेद का नियम होता है कि हमेशा दो सार्थक शब्दों को जोड़ा जाता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे दो सार्थक शब्द रखेंगे, जैसे जहाँ पे हमको ये बड़ा स्वर मिलेगा हम वहीं से संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा स्वर हमारा कौन सा स्वर कौन सा है, बड़ा आ। अब इस बड़ा आ का मतलब क्या है कि इधर भी आ होगा और इधर भी आ होगा। भाई यहाँ बीच में बड़ा आ है और बड़ा आ हमको तभी मिलेगा जब इस पद में भी आ होगा और इस पद में भी आ होगा। तो चलिए हम सुरासुर का एक बार संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। तो पहले पद में आ के दो विकल्प हैं, या तो सुर हो सकता है या तो सुरा हो सकता है। ठीक है भाई। दूसरी तरफ भी आ के दो ही विकल्प हो सकते हैं, या तो असुर हो सकता है और या तो आसुर हो सकता है। अब हमको सार्थक ढूंढना है भाई। बड़े आ का मतलब क्या है, या तो एक तरफ छोटा, दोनों तरफ छोटा आ होंगे, या तो एक तरफ बड़ा आ होगा, एक दूसरी तरफ भी बड़ा आ होगा, या तो एक तरफ छोटा आ होगा दूसरी तरफ बड़ा आ होगा। तो हमने दो पार्ट में यहाँ पे किया है। तो सुरा तो एक बार शब्द हम मान सकते हैं कि सुरा होता है, लेकिन आसुर कोई शब्द नहीं होता है। तो इसका सार्थक संधि विच्छेद क्या होगा, सुर प्लस असुर। रा में क्या है, छोटा आ है और छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ। ठीक है भाई, सुरासुर हो गया। ऐसे ही देवासुर में भी यहाँ पे बड़ा आ लगा हुआ है, हम यहीं पे संधि विच्छेद करेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, देवा प्लस आसुर होता नहीं तो क्या बनेगा, देव प्लस असुर। छोटा प्लस छोटा बड़ा। क्रमागत में भी देख लीजिए, क्रमा कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, क्रम। और प्लस अगत कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, आगत। तो क्रमागत का संधि विच्छेद क्या होगा, क्रम प्लस आगत, यानी पहले पद में छोटा आ है और दूसरे पद में बड़ा आ है, तो क्रम प्लस आगत। इसके बाद क्या है, राजाज्ञा। तो यहाँ पे बेटा देख लीजिए, राजा शब्द भी होता है, राज शब्द भी होता है, लेकिन राजा की व्यक्तिगत कोई आज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो राज प्लस आज्ञा। और आपको ध्यान रखना है कि स्वर संधि में प्रथम पद के नीचे आप कभी भी हलंत नहीं लगाएंगे। हमने अभी एक्सप्लेन किया है कि हलंत का मतलब उसमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है ना। तो जब हम राज लिखेंगे तो इसका मतलब जा में छोटा आ है, तो राज प्लस आज्ञा। वनाग्नि में भी बड़ा आ है, हम यहीं संधि विच्छेद करेंगे। वना कोई शब्द होता नहीं है, तो वन और प्लस दूसरी तरफ आपको समझ में आ रहा है अग्नि, वन प्लस अग्नि। लघुर में देख लीजिए, लघु कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, लघु। लघु प्लस ऊर्मी, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या बन जाएगा, लघुर में बड़ा ऊ। फिर वधूत्सव में वधु प्लस उत्सव, तो वधु में बड़ा ऊ है और प्लस छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ, तो वधूत्सव। गुरुपदेश में भी देख लीजिए बड़ा ऊ निकल रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ ऊ होना चाहिए, तो गुरु प्लस उपदेश क्या बनेगा, गुरु प्लस उपदेश। हरीश में देखिए सार्थक शब्द क्या होता है, हरि। हरि का मतलब क्या होता है हमारे विष्णु जी, तो हरि प्लस ईश। ईश मतलब देवता, इस कोई शब्द होता नहीं है, तो हरि प्लस ईश। ऐसे ही कपीश में देख लीजिए, कपि। कपि मतलब बंदर और प्लस ईश मतलब देवता, कपीश हो गया। रविंद्र में रवि, रवि मतलब सूर्य और प्लस इंद्र, इंद्र कोई शब्द नहीं होता, तो रवि प्लस इंद्र। पितृणम की कंडीशन देख लीजिए बेटा, दोनों तरफ री होना चाहिए ना, तो पहला शब्द हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, पितृ, और प्लस दूसरा शब्द जो हमारा है क्या बनेगा, ऋणम, तो री प्लस री, पितृणम, दो हो गया री। ठीक है। ऐसे ही आपका मातृणम बनेगा, मातृ प्लस ऋणम। श्रीश में देखिए बेटा बड़ी ई है, इट मीन्स दोनों तरफ ई होने चाहिए, तो श्री कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, श्री। श्री मतलब लक्ष्मी और प्लस ईश, तो बड़ी प्लस बड़ी दोनों मिलकर के क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, श्रीश बन गया। तो सबको कंफर्म हो गई दीर्घ स्वर संधि। सूत्र क्या है, अकह सवर्णे दीर्घा, इसका मतलब अक प्रत्याहार के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे
उन सभी वर्णों के बाद यानी आ ई उ रील री के बाद यदि कोई समान स्वर हो तो उनका क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी ये दोनों तरफ अगर ये पांचों वर्ण होते हैं तो इनका क्या हो जाता है, दीर्घ वर्ण हो जाता है। यानी आ प्लस आ बड़ा, एक छोटा एक बड़ा तब भी बड़ा, ई प्लस ई बड़ी, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, री प्लस री डबल री हो जाता है। ठीक है भाई, हमेशा हम इस शॉर्ट नोट में याद रखेंगे और ये शॉर्ट ट्रिक आप अपना सकते हैं। इसके हिसाब से आपकी जितनी भी संधि होगी वो ज़्यादातर करेक्ट होगी। जहाँ पे जो एक्सेप्शनल नियम आएगा बेटा वहाँ पे ये हो जाता है कि फिर वो सार्थक वर्णों में टूटता नहीं है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट संधि हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे और मे बी कल हम जो है वो इंग्लिश का एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है तो मे बी वो सिंगल वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए फिर हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसको 2 या 3 सेक्शंस पे डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।